नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 18वीं लोकसभा की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन विपक्ष की तैयारियां चढ़ी हुई हैं। तैयारियां विपक्ष की लगातार चढ़ी हुई और सत्र के पहले दिन आपातकाल और संविधान बचाने के मामले को हवा दी गई। दूसरे दिन लोकसभा स्पीकर के नाम पर जमकर सियासी बहसबाजी हुई। ये बहस आखिरकार कहां तक ले जाएगी, ये कल 11 बजे साफ होगा, क्योंकि वोटिंग के जरिए स्पीकर के नाम का ऐलान होगा। लोकसभा स्पीकर के नाम पर सियासी तकरार। कल 11 बजे मतदान से होगा फैसला। ओम बिरला बनाम के सुरेश। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल कैसा रहने वाला है, ये मौजूदा वक्त की तस्वीरों से साफ झलक रहा है। पहली बार स्पीकर के नाम पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने। एनडीए की तरफ से 3 बार से लगातार सांसद ओम बिरला का नामांकन किया गया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से 8 बार के सांसद के सुरेश का। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है। वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. If we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है, तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। इसी वार पलटवार के बीच कल 11 बजे लोकसभा स्पीकर को लेकर मतदान होना है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी बोलने का मौका मिल गया है। स्पीकर पे सर्वसम्मति नहीं, लेकिन सर ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शर्त रख दी थी पहले, हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? सरकार ने आश्वासन दिया, आपको उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। लेकिन टीएमसी के सांसदों ने साइन नहीं किया। मेरी जानकारी में नहीं है। उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तभी तो बैठ के बातें होंगी ना। आज यह शर्त लगाना कि नहीं अभी उपाध्यक्ष पद की बात कीजिए, अभी उपाध्यक्ष पद का घोषणा कीजिए, जब नॉमिनेशन अध्यक्ष पद का है। और ओम बिरला जी से आपको तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको तकलीफ होती तो आप अपना उम्मीदवार खड़ा करते। आप तकलीफ के बदले या एक तरह से ब्लैकमेलिंग करना आप चाह रहे हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट है, लिहाजा एनडीए के लिए रास्ता आसान नहीं है। तो ना जय हिंद, ना जय संविधान, ना भारत माता की जय और ना ही लोकतंत्र की जय, सीधा फिलिस्तीन की जय। सोचिए, इससे ज्यादा शर्मनाक आखिर क्या होगा कि भारत का एक चुना हुआ सांसद, जिसे भारत माता की जय बोलने से तो दिक्कत है, लेकिन देश की संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन का जयकारा लगाने से रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं बोल रहे, हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है?
कैसा खिलाफ है बताइए। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। सोचिए, आज ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर पूछ रहे हैं कि संविधान में कहां लिखा है कि जय फिलिस्तीन का नारा गलत है, और इसी का सब विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल यह है कि ओवैसी को भारत माता की जय से आखिर कितनी दिक्कत है और क्यों है? राष्ट्रगान के अनिवार्य होने से क्यों दिक्कत है? वंदे मातरम से दिक्कत है, उन्हें जय फिलिस्तीन पर कोई दिक्कत नहीं। एक बार यह भी सुनिए। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए। बताओ। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर स्लोगन देते हुए दूसरा तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये स्लोगन देना और भारत में रहकर पालस्तीना का गाना गाना बिल्कुल गलत है। सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फलस्तीन से अगर इतना ही प्यारे तो चले जाओ फलस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूँ ओवैसी को। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। तो ओवैसी के जय फिलिस्तीन पर अभी तक कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है। इंडी गठबंधन में भी जबरदस्त खामोशी है। बीजेपी इसे इंडी गठबंधन का ओवैसी को मौन समर्थन बता रही है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जय फिलिस्तीन का जयकारा लगा करके ओवैसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी वफादारी देश के लिए है या फिर मजहब के लिए है। विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। नियम के मुताबिक क्या है उसका आगे उसके हिसाब से काम करेंगे। शब्द तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। हिंदुओं पर अत्याचार की बात छिपाने वाले पाकिस्तान का सच आखिरकार बाहर आ ही गया। पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया कि पाकिस्तान हिंदू सिख अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। As long as we exist as an independent Islamic state, आपको हम जलाते रहेंगे, and you are burning, and I'm loving it, and we'll all, the whole Pakistani nation, will continue to burn you. हिंदुओं के नरसंहार पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। पाकिस्तान को मंजूर हिंदुओं का कत्ले आम। दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्रीज, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है जिसका वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर शहबाज शरीफ ने बड़े दावे किए थे, लेकिन उसकी असलियत दिखाई दे गई।
ये उस पाकिस्तान की तस्वीर है जहां हर दिन हर सेकंड अल्पसंख्यकों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान में हिंदू हो या सिख या ईसाई, अब तो मुस्लिमों का रहना भी वहां बद से बदतर हो चुका है। और ये बात कबूल की है खुद पाकिस्तान की सरकार ने। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। सुना आपने, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो दावे किए जाते थे, उनकी लाचारी पर जो रिपोर्ट आती थी वो सच निकली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे के मुताबिक पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में एक है। पिछले हफ्ते स्वात घाटी से पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरता की तस्वीर देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई थी, जब कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में एक मुस्लिम को ही जलाकर मार डाला था। लेकिन स्वात घाटी की इस खबर की सच्चाई कुछ और ही निकल कर आई। अब पता चला है कि वहां आपसी विवाद की वजह से ईश निंदा का आरोप लगाकर लोगों को सरेआम मारा जाता है। ये बात खुद पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में बताई। अल्पसंख्यकों पर आए दिन अत्याचार, हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन, पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ जैसे लगातार हो रहे हमले की वजह से पाकिस्तान आज दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक कट्टरपंथियों के अत्याचारों के चलते हिंदू, सिख और ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों के पास पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देश में भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कि हमारी मासूम बच्ची प्रिया कुमारी 6 साल जो 2 साल से जालिमों की कैद में है, और हमें तो शक है कि उसे भी मुबैना तौर पर जबरदस्ती मजहब कबूल करवा लिया गया है। जनाब, ये जुल्म क्यों होता है? एक दिन वो दिन आएगा कि यहाँ से आपको हिंदू मजहब का खात्मा नजर आएगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमेशा से ही अत्याचार होते रहे हैं, लेकिन इन दिनों उन पर जुल्म सितम चरम पर पहुंच गया है और यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आज पाकिस्तान की हालत देखकर हर अल्पसंख्यक यही कह रहा है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम होना पाप हो गया है। तो रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर से घातक होती दिखाई दे रही है और अभी हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में हमले किए, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस पर मिसाइलों की बरसात की है। गोलियों की आवाज, मौत बरसाती ये आतंकवादी, इन तस्वीरों ने रूस में कोहराम मचा दिया है। आतंकी हमले की ये तस्वीरें रूस के दागिस्तान की हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। हमले के बाद यहां के दबरंद इलाके में 2 जगह हमला हुआ। पहले आतंकियों ने यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग को टारगेट किया और फिर चर्च पर भी हमला किया। आतंकियों के हमले के बाद वहां आग लग गई। दावा है कि अटैक के बाद हमलावरों को एक कार में भागते देखा गया। आतंकियों ने एक और सिनेगॉग पर भी गोलियां चलाई। उस समय वहां कोई नहीं था। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने बताया कि हमलावर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बात साफ है कि रूस के दुश्मन थे, व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन थे। हमले की लोकेशन, हमले के हालात,
हमलावर कैसे भागे, हमलावर कहां-कहां एक्टिव हुए, इस वक्त रूस की सिक्योरिटी एजेंसियों ने मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है और इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन उसका अंत जरूर करेंगे। आतंकियों ने दागिस्तान में कैस्पियन सागर के किनारे पर मौजूद लोगों पर भी गोलियां बरसाई। हर तरफ अफरा तफरी ऐसी मची कि लोग जान बचाकर भागने लगे। इससे पहले आतंकियों ने यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनेगॉग में आग लगा दी, चर्च पर गोलियां बरसाई, पादरी का सिर कलम कर दिया, चर्च के गार्ड को गोलियों से भून डाला, पुलिस की पोस्ट पर गोलियां बरसाई। रूस में 2 जगहों पर एक साथ आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने रूस के दागिस्तान में दरबंद और यहां की राजधानी माखचकाला में एक साथ हमले किए हैं। जिस सिनेगॉग और चर्च पर हमला हुआ वो दागिस्तान के दरबंद शहर में है। यहां रूस के यहूदी नागरिकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। रूस के कोकेशस इलाके में यहां मुस्लिम और यहूदी हमेशा से रहते आ रहे हैं, जबकि जिस पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ वो दरबंद से 125 किलोमीटर दूर दागिस्तान की राजधानी माखचकाला में है। आतंकी हमले का पैटर्न बताता है कि यह प्री प्लान था, क्योंकि आतंकियों ने दागिस्तान के 2 शहर पर एक ही समय पर हमला बोला। फादर निकोले उस वक्त दरबंद शहर के चर्च में ही थे। रविवार शाम यहां हमला होता है। आतंकी चर्च में घुस जाते हैं और वहां मौजूद फादर निकोले का सिर कलम कर देते हैं। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड मिखाइल भी था, जिसे आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रूस में हुए इस दोहरे आतंकी हमले में 8 पुलिसकर्मियों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के 25 जवान भी घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी भी मारे गए। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। दागिस्तान में आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि हथियार बंद लोगों में एक ग्रुप ने सिनेगॉग और चर्च पर गोलीबारी की। इस दौरान काउंटर ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। कुछ भाग गए, जिनकी तलाश में दागिस्तान का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। Сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. В столице Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербент. दागिस्तान ने हमले के पीछे यूक्रेन और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहराया है। दागिस्तान के नेता अब्दुल खाकिम गदजिएव ने टेलीग्राम पर लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि ये आतंकी हमले किसी न किसी तरह से यूक्रेन और नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस हमले का वीडियो देखकर पुतिन का खून खौल रहा है। पुतिन बदला लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे पहले वो देखेंगे कि इस हमले के पीछे कौन है। पेपर लीक मामले की कहानी में सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी बेहद ही गोपनीय तरीके से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से एंगल हैं जिनको लेकर सीबीआई की जांच का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पेपर लीक की कहानी में कितने किरदार हैं? ये कहानी कहां से शुरू हुई? पेपर लीक करवाने वाला सरगना कौन था? ऐसे ही पॉइंट्स को पकड़कर सीबीआई की टीम उन लोगों के गिरवान तक पहुंचना चाहती है जिन्होंने सैकड़ों छात्रों के न सिर्फ भविष्य से खिलवाड़ किया है बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की साख का भी। यही वजह है कि सीबीआई ने नीट और नेट पेपर लीक के लिए जांच का एक नया चक्रव्यूह तैयार किया है। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर आईपीसी की धारा 420, धारा 406 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूरी जांच 4 चरणों के बीच उस कमी को ढूंढने में है जिसमें परीक्षा के पेपर को बनाने, उसके प्रिंटिंग, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने के साधन और परीक्षा में पेपर को बांटने की प्रक्रिया के बीच की कमी का फायदा उठाकर पेपर लीक करवाने वालों का पता लगाना है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक
एनटीए द्वारा बनाई गई इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखने का प्रावधान है। बावजूद इसके किस चरण में खामियां ढूंढकर कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर पेपर लीक कराया गया, इसका पता लगाना सीबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खास बात यह है कि सीबीआई के रडार पर एनटीए के वो अधिकारी हैं जिनकी भूमिका सीधे पेपर करवाने की होती है। दरअसल प्रश्न पत्र बनाने वाले, उस पेपर के प्रिंटिंग करवाने वाले, प्रिंटिंग करने वाले, पेपर को देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने और परीक्षा होने तक उनको सुरक्षित स्टोर करके रखने वालों समेत कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास परीक्षा से कुछ घंटे पहले तक पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। सीबीआई इसी पूरी चेन के बीच उस लीकेज का पता लगाने की कोशिश करेगी जिसने देश की नामी गिरामी शैक्षिक संस्था पर बदनामी का धब्बा लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई 1000 फोन नंबरों के डेटा की मदद से भी पेपर लीक करने वालों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की जांच में जुटी सीबीआई के लिए उसके पास मौजूद 1000 नाम और नंबरों का वो डेटा किसी संजीवनी से कम नहीं है जो सीबीआई ने व्यापम समेत पेपर लीक के दर्जनों केस की जांच करने के दौरान बनाया था। सीबीआई इन 1000 नाम और नंबरों के डेटा की मदद ले रही है ताकि अभी तक की जांच में सामने आए नाम और उनके मोबाइल नंबरों को डेटाबेस में डालकर पेपर लीक करने वाले नेक्सस और मॉड्यूल के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL के कंधों पर मोबाइल में छिपे राज निकालने की जिम्मेदारी है। सीबीआई ने यूजीसी नेट मामले में FIR दर्ज करने के बाद अब तक 8 मोबाइल फोन जांच के लिए CFSL भेजे हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।